सेकंड लेक्चर विच इज COPD। तो जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लंग डिजीजेज जो है वो दो कैटेगरीज की होती है, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और दूसरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जैसे बहुत सारी डिजीजेज हैं, लेकिन क्लिनिकली जो दो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एस्थमा एंड COPD। एस्थमा को हमने काफी डिटेल से जो है वो कर लिया है। दूसरी जो डिजीज जो उससे काफी मिलती जुलती है दैट इज COPD और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम दोनों के डिफरेंशिएशन भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि क्लिनिकली जो है ना वो चीज तब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज टॉक। एक तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन टाइप्स, देन पैथोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, हाउ टू डायग्नोज, then management, complication, and we will briefly discuss the difference between COPD and asthma. So COPD, it affects more than 5% of the population and is associated with high morbidity and mortality. तो अब इसकी भी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ वेरी कॉमन। अगर ये 5% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब कि इसका बर्डन जो है वो अच्छा खासा है, और मोर्बिडिटी भी ज़्यादा है एंड हाई मोर्टेलिटी। इट इज़ द थर्ड रिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है, जो हम टॉप 10 की अगर लिस्ट देखें तो ये जो है वो थर्ड लीडिंग कॉज है। प्रीवियसली ये फिफ्थ लीडिंग कॉज था, लेकिन अब जो है वो फिफ्थ से जो है वो थर्ड तक पहुंचा है। इसका मतलब कि इससे रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी बढ़ रही है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि COPD का जो बर्डन है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन द कमिंग डेकेड्स। किस वजह से? बिकॉज देयर इज कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर एंड द एजिंग ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एक तो रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर जो है वो बढ़ रहा है, एक उसमें सिगरेट स्मोकिंग है ऑब्वियसली, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ दूसरे भी रिस्क फैक्टर होते हैं जो COPD के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है और एजिंग पॉपुलेशन जो है ना बढ़ी। इसका क्या मतलब है कि प्रीवियसली जो है एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो होता था, काफी कम था ना, 40 to 50। अब लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बेहतर हो रही हैं। तो एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो अब वही 40-50 वाला जो है वो काफी बढ़ गया है। तो उसकी वजह से इसका जो बर्डन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। CO और इट इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन। तो एक डिजीज है जिसकी मॉर्बिडिटी भी ज्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा है और उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। इट इज 12th लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड, ठीक है, अभी इस वक्त करंटली जो है वो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो अभी इस वक्त जो है वो फोर्थ लीडिंग कॉज है, लेकिन एस्टिमेटेड ये है कि बाय 2020 जो कि अभी चल रहा है ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगा। सो सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन, जैसे हमने एस्थमा की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डेफिनेशन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई करके करें जैसे हम लोगों ने एस्थमा को किया था। डेफिनेशन वाइज हम जब डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा बिटवीन एस्थमा एंड COPD। अब इसके जो की वर्ड्स हैं जैसे हमने एस्थमा के लिए बनाए थे, और यही की वर्ड्स जो है वो डिजीज को जो है ना वो काफ़ी क्लैरिफाई करेंगे। तो इट इज़ अ कॉमन, प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कॉमन है लेकिन प्रिवेंटेबल भी है एंड ट्रीटेबल भी है। प्रिवेंटेबल इसलिए कि अगर आप रिस्क फैक्टर्स को जो है वो अवॉइड करें तो वो प्रिवेंटेबल है, तो वो डिजीज जो है वो होगी नहीं, क्योंकि इसमें डेफिनेट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे स्मोकिंग है या दूसरे रिस्क फैक्टर। तो अगर रिस्क फैक्टर जो है वो ही आप अवॉइड करें तो ये प्रिवेंट हो जाएगी। एंड ट्रीटेबल डिजीज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent एयर फ्लो लिमिटेशन। यहाँ पे persistent एयर फ्लो लिमिटेशन है। हमने एस्थमा के अंदर डिस्कस किया था कि इट इज
रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि एयर फ्लो लिमिटेशन हुई और वो फिर बीच में स्पॉन्टेनियसली जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट है, ठीक है, वो जो एयर फ्लो लिमिटेशन है वो ठीक नहीं होगी, वो परसिस्टेंट ही रहेगी एंड इट इज यूजुअली प्रोग्रेसिव। परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है जो कि प्रोग्रेस भी करती है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि ओवर द टाइम पीरियड वो एक जैसी नहीं रहती, बल्कि विद पैसेज ऑफ टाइम वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज होती जाएगी एंड एसोसिएटेड विद एनहेंस्ड chronic inflammatory response in the airways and the lung to noxious particle or gases। ठीक है, अब ये होता क्यों है? जैसे अस्थमा के अंदर क्या था, देयर वाज एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी थी, वो हाइपर रिएक्टिविटी थी टू वेरियस स्टिमुलाई जिसकी वजह से ये एयर फ्लो लिमिटेशन वहां पे हो रही थी। यहाँ पे क्या है, देयर इज कोई हाइपर रिएक्टिविटी नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ enhanced inflammatory। Okay, so I will try to be little more now. So as it is a preventable and treatable disease, okay? Preventable भी है और treatable भी है, और उसमें होता क्या है, there is persistent airflow limitation which is usually progressive। प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, और परसिस्टेंट एयरफ्लो लिमिटेशन है जो कि प्रोग्रेस करती है ओवर द टाइम पीरियड, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है एयरवेज के अंदर और लंग्स के अंदर। ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है ये सिर्फ एयरवेज के अंदर नहीं हो रहा था, पूरा लंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है थ्रू नॉक्शियस पार्टिकल और गैसेस। अब जो नॉक्शियस पार्टिकल और गैसेस हैं दैट कुड बी सिगरेट स्मोकिंग एंड अदर रिस्क फैक्टर्स एज वेल। अब ये कुछ चीजें अगर आप लोग जो है ना ये क्लियर हो जाती है तो सीओपीडी को समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा, जस्ट लाइक एस्थमा को हमने किया और फिर वहीं से हमने सारी चीजों को जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अगर वॉइस क्लैरिटी में अभी भी कोई इशू है तो आप जो चैट बॉक्स में जो है ना मैसेज यू कैन सेंड। अब सीओपीडी के जो है वो दो टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे चीजें जो है ना काफी सिंपल है। एस्थमा के अंदर बहुत सारी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशंस थी, लेकिन सीओपीडी के मेनली दो टाइप्स है। तो ये जो दो है ये बेसिकली दीज आर द पैथोफिजियोलॉजिकल टाइप्स। वन इज chronic bronchitis and other one is emphysema। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो डेफिनेशन है दैट इज क्लिनिकल डेफिनेशन। हम जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हम क्लिनिकली जो है ना इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 months। ठीक है, तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी पेशेंट्स को, लेकिन वो होगी फॉर 3 months, एटलीस्ट 3 months के लिए पेशेंट को होगी। ऐसा नहीं कि 1 month के लिए है वो 2 months के लिए हो, in each of 2 successive years। अब इसका क्या मतलब है, एक पेशेंट है उसको क्रोनिक कफ हो रही है और विच इज प्रोडक्टिव 3 months in each of 2 successive years। 2 successive years में पेशेंट को जो है वो 3 months के लिए क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ अगर रहती है, in whom other causes of chronic cough have been excluded। हमने कफ के क्रोनिक जो कफ है उसके बाकी सारे कॉजेज रूल आउट कर लिए, उसके बाद अगर किसी पेशेंट को कफ इस तरह से रहती है तो फिर वो क्लिनिकल डेफिनेशन पे जो है वो फुलफिल करेगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्योंकि रिमेम्बर क्रोनिक जो कफ होती है उसके बहुत सारे और भी कॉजेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट को जो है वो 3 months के लिए अगर कफ रहती है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही है। सारे कॉजेज आपने बाकी रूल आउट कर दिए क्रोनिक कफ के, उसके बाद भी अगर किसी पेशेंट को ये चीजें होती हैं एंड डेफिनेटली उसके साथ रिस्क फैक्टर होना बहुत जरूरी है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि सीओपीडी जो है ना वो होती है किसी पेशेंट को विदाउट अ नोन रिस्क फैक्टर। अब दूसरी जो टाइप है एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाज क्लिनिकल डेफिनेशन, जो कि क्लिनिकल जो है पेशेंट के प्रेजेंटेशन के ऊपर थी। एम्फाइसीमा इज अ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। यहाँ पे आपके लिए जो है वो पेशेंट की जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी होना जो है वो जरूरी है। तो इट इज, अब एम्फाइसीमा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज एबनॉर्मल एंड परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस। तो ये एबनॉर्मल
भी है और परमानेंट एनलार्जमेंट और डायलिटेशन एयर स्पेसेस की है। अब इसका जो लेवल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लेवल के आगे जो है ना वो होती है। तो डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अगर हम रेस्पिरेटरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो पहले इनिशियली जो है वो कंडक्टिंग एयरवेज होती हैं, ठीक है। उस पे नोज है, फिर आपकी जो है वो अपर एयरवेज आती है, देन जो है वो लार्जर जो ब्रांचेस होती हैं एयरवेज ब्रोंकाई की, मेजर लोबार ब्रोंकस और उसके पे सेगमेंटल ब्रोंकाई होते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो डिवीजन होती है ब्रोंक्यूल्स में भी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से आगे जो है ना वो आपका रेस्पिरेटरी जोन होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो फिजियोलॉजी की थी तो उस पर डिस्कस की थी कि लंग का जो सारा पार्ट है वहां पे गैस एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। लंग्स का जो प्राइमरी जो फंक्शन है रेस्पिरेशन के अंदर वो क्या है, इट इज द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज होती है जिसमें हम ऑक्सीजन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस आती है, जो कि फिर अल्टीमेटली जो है वो भी एक्सेल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जो है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है। तो उसके आगे वाली जो लेवल है उसकी जो है वो डायलिटेशन होगी विच इज अकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेसेस। तो एक तो डायलिटेशन हो रही है डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, लेकिन सिर्फ डायलिटेशन नहीं हो रही है, उसके साथ एयर स्पेसेस की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन भी होती है विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस नहीं होता लेकिन वॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। एक दूसरी कंडीशन जो एम्फीसीमा से मिलती जुलती है वो ब्रोंकिएक्टेसिस होती है, लेकिन वहाँ पे जो डायलिटेशन है वो लार्जर जो है वो ऊपर वाले लेवल पे होती है। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, द डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नाउ कमिंग टू द पैथोलॉजी। तो हमने डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है, हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए एंड एपिडेमियोलॉजी डिस्कस कर ली है। नाउ वी विल बी मूविंग टू द पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, देयर इज एबनॉर्मल, जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि देयर इज एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ऑफ द लंग्स ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस। कोई भी टॉक्सिक गैसेस या नॉक्शियस स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट जो है एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा। एक नॉर्मल रिस्पांस भी होता है। हम सबके लंग्स जो है वो जो आवाज में कोई तो माइक में इशू तो होने को वॉइस तो मुझे नहीं होना कोई तो आवाज ओके। So there is abnormal inflammatory response of the lungs due to toxic gases. Toxic gases या जो भी noxious particles हैं तो उनके against वो जब भी lungs जो है आपके lungs के अंदर वो stimulus जो है वो enter होगा तो एक abnormal inflammatory response जो है वो start हो जाएगा। अब उस response की वजह से जो है वो response ये कहाँ कहाँ पे होगा, it occurs in the airways, parenchyma and pulmonary vasculature। तो ये सिर्फ एयरवेज के अंदर नहीं हो रहा, ये एयरवेज पेरेन्काइमा एंड वेस्कुलेचर ये सारे यानी कि पूरा का पूरा आपका जो है वो लंग इन्वॉल्व हो रहा है। देन अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेमेशन जब भी होगी एंड रिजल्ट विल बी द नैरोइंग। सो देयर इज नैरोइंग ऑफ द एयरवेज एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेन्काइमा लीडिंग टू एम्फाइसीमा। तो यहाँ पे जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे एस्थमा में थी, लेकिन यही सारी चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंड रिजल्ट में आपकी एयर फ्लो लिमिटेशन होती है। इरिटेंट्स, देयर आर डिफरेंट इरिटेंट्स व्हिच इरिटेट द एयरवे। जब भी एयरवेज के अंदर इरिटेशन होती है तो देयर इज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म या प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वही चीज जब एक्सेसिव होती है तो फिर वो एयरवे नैरोइंग करवाती है। इरिटेंट्स इरिटेट द एयरवे, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, कॉज द म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। अब म्यूकस सिक्रीटिंग जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं और गॉबलेट सेल्स हैं इन्हीं का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीशन। तो लॉन्ग टर्म में फिर क्या होगा कि ये जो सेल्स होंगे और ये जो ग्लैंड्स होंगे इनका नंबर भी बढ़ेगा और इनका साइज भी बढ़ेगा। सिलियरी फंक्शन जो कि नॉर्मली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है लंग्स के अंदर,
रिपीटेड इन्फ्लेमेशन और सेल इंजरी से अल्टीमेटली क्या होता है, एंड रिजल्ट जो है वो सेल डैमेज होता है। तो जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच इज जो कि सीलियरी एपिथेलियम होता है, तो वो क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड होता है। तो सीलियरी फंक्शन जो है ना वो ही रिड्यूस हो जाएगा विथ रिपीटेड सेल इंजरी। तो एक नॉर्मल जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आपका खत्म हो जाएगा। there is more mucus production और ultimately bronchial walls become thickened and lumen narrow। तो एक तो वॉल जो है वो थिक होगी और दूसरा ल्यूमन जो है वो नेरो होगा। उसके ऊपर क्या होगा, और ज्यादा म्यूकस प्लग होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, अपनी एयरवेज की जो कैलिबर है या डायमीटर जो है वो कम होगा और एयरवे नेरोइंग होगी। दूसरी क्या चीज हो रही होती है कि एल्वुलाई जो है दे आल्सो बिकम डैमेज। जो हमने एम्फीसीमा की डेफिनेशन पढ़ी कि देयर इज डायलेटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल्स। एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि आपकी नॉर्मल जो है वो इम्यून फंक्शन में उसका रोल होता है। इवन एल्वुलर मैक्रोफेजेस का जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। तो उससे जो है वो देयर इज और भी ज्यादा जो है वो आप इन्फेक्शन से जो है वो प्रोन होते हैं। This is the normal bronchial architecture। ये आपका epithelium है, which is you can see this is a ciliated epithelium। और जो histological type होती है respiratory epithelium की, that is pseudo stratified columnar ciliated। This is epithelium और ये जो है ना आपका smooth जो है वो muscle layer होता है। This is तो यानी ये आपका endothelium है and this is the smooth muscle layer। These are the cells which secrete the mucus। अब यही ये नॉर्मल जो है ना आर्किटेक्चर है। अब इसी को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सारा जो है ना आपका जो नॉर्मल एपिथेलियम है, दिस इज डैमेज। सीलिया जो है वो डैमेज हो रहे हैं। ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है एंड साइज भी इंक्रीज हो रहा है। स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, ये स्मूथ मसल जो है वो आपका लेयर है, ये भी हाइपरट्रॉफी हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, देन इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट है, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव हो रही है। एंड रिजल्ट में क्या होगा, जो बहुत लॉन्ग टर्म में ऊपर ये जो एपिथेलिया है ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो चेंज हो जाएगा, मेटाप्लेजिया वी नो कि देयर इज कि जब नॉर्मल एपिथेलियम जो है वो एक टाइप से चेंज होकर दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाए, एंड दिस इज अ प्री मैलिग्नेंट चेंज। यही रीजन है कि जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर लंग कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये बहुत सिंपल सी जो है ना वो एक पिक्चर है जो कि इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही है। सो देयर इज अगेन द सेम थिंग